के आगे एक छोटी सी नदी बहती थी। उसी नदी में घसिया कपड़े धोता और सुखाने के लिए मैदान में फैला देता। घर के पास ही घसिया ने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। इसी पत्थर पर पटक कर वह कपड़े धोता था। पत्थर नीचे से गोल था, ऊपर सतह चपटी थी। भारी इतना था कि 10-12 आदमियों की मदद से घसिया उसे नदी से लाया था। एक दिन कोई अंग्रेज घसिया के घर के पास जा रहा था। अचानक उस पत्थर को देखकर रुक गया। फिर वह जाकर उसे छूकर और हिलाकर बहुत देर तक देखता रहा। घसिया उस समय बरामदे में बैठा वह सब देख रहा था। अंग्रेज ने घसिया के इशारे से अपने पास बुलाया, उस पत्थर के बारे में पूछा। घसिया ने बताया कि वह पत्थर उसके कपड़े धोने के काम के लिए रखा हुआ है। यह सुन अंग्रेज ने घसिया से कहा, तुम काम के लिए कोई दूसरा पत्थर लगा लो, यह पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूंगा। घसिया भी अचकचा कर गया। इस बारे में कोई निर्णय न ले सका। उसने यह कहकर अंग्रेज को विदा कर दिया कि वह अपनी पत्नी से पूछकर बताएगा। 2 दिन बाद वह अंग्रेज फिर घसिया के घर पहुंचा। उस समय घसिया घर पर नहीं था, केवल उसका लड़का और उसकी पत्नी थी। अंग्रेज ने घसिया की पत्नी को उस पत्थर के विषय में बताया। कहा कि वह उन्हें उस पत्थर के बदले 200 रुपये तक दे देगा। यह सुन घसिया की पत्नी सोच में पड़ गई। एक मामूली से लगने वाले पत्थर के 200 रुपये उसने अंग्रेज ने कह दिया कि ये कल आ जाए, अभी घर पर नहीं हूँ। शाम को घसिया घर आया तो उसकी पत्नी अंग्रेज की सारी बातें बता दी। रात भर दोनों पति पत्नी पत्थर के बारे में सोचते रहे। सुबह उठते ही घसिया और उसकी पत्नी दोनों पत्थर के पास गए, ध्यान से उसे देखने लगे। सूरज की किरणों से उस पत्थर की सफेद तथा चांदी की तरह चमक रही थी। उन दोनों ने आपस में बातचीत की। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद यह कोई कीमती पत्थर है। क्यों न किसी सुनार या पत्थर को जानकार को दिखाकर इसकी जांच करा ली जाए। बिना नाश्ता किए घसिया एक सुनार के पास जा पहुंचा। उसे सारी बात बताकर चलने को कहा। सुनार घसिया के साथ उसके घर आया। अच्छी तरह से पत्थर को देखा परखा, लेकिन उसकी आंखें चमक में कुछ न आया। धूप में वह पत्थर चमचमा रहा था। यह देख और सभी बातें सुन सुनार के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा, जब वह अंग्रेज इस पत्थर से 200 रुपये देने को तैयार था तो कुछ न कुछ खास बात इस पत्थर में जरूर है। बस उसने घसिया से कहा कि वह उसे पत्थर के 500 रुपये देगा, मगर शर्त यह है कि न तो वह इसे किसी और सुनार को दिखाएगा और न ही वह इसे अब अंग्रेज को देगा। अब तो घसिया और भी सोच में पड़ गया। शाम को जब अंग्रेज घसिया के घर आया तो घसिया ने उसे सारी बात साफ साफ बता दी। यह भी बता दिया कि उसे संदेह है कि यह पत्थर काफी कीमती है। अंग्रेज उसकी सच्चाई और भोलेपन से मुस्कुराने लगा। घसिया को समझाया कि इस पत्थर में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, यह केवल एक साधारण पत्थर है। बस उसके सफेद रंग और अनूठी शक्ल के कारण वह उसे अपने बगीचे में रखने के लिए लेना चाहता है। घसिया कुछ समय सोचने लगा तो अंग्रेज ने बोला, अगर तुम इस पत्थर की कीमत 500 रुपये चाहते हो तो मैं 500 देने को तैयार हूँ। अंग्रेज घसिया से यह बात कह ही रहा था कि अचानक वह सुनार भी वहां आ पहुंचा। घसिया ने उसे अंग्रेज द्वारा इस पत्थर के 500 रुपये देने की बात कही तो पत्थर के बारे में उसका संदेह और बढ़ गया। अंग्रेज ने सुनार को भी यही समझाया कि यह कोई कीमती पत्थर नहीं है, उसकी आकृति व चमकदार सफेद रंग के कारण ही वह उसे लेना चाहता है। यह सुनकर उसका संदेह और पक्का हो गया। सुनार को अंग्रेज की बात यह बिल्कुल भी विश्वास न हुआ। वह घसिया से बोला, मैं इस पत्थर के अब 800 रुपये तक दे सकता हूँ। घसिया बेचारा सीधा साधा आदमी था, वह अंग्रेज की तरह देखने लगा। फिर सुनार से बोला, सबसे पहले इस अंग्रेज साहब ने पत्थर को पहचाना और उसकी कीमत लगाई है, इस कारण इस पत्थर का लेने का पहला अधिकार इन्हीं का है। अंग्रेज को भी सुनार पर गुस्सा आ रहा था। उसने एक बार फिर सुनार को समझाने की कोशिश की कि यह सुनार मन में लालच भी था और शंका भी कि यह पत्थर मामूली नहीं
उसने 800 रुपये निकालकर घसिया के हाथ में थमा दिए। घसिया बेचारा अंग्रेज के चेहरे की ओर देखने लगा। वह अंग्रेज से घसिया से कहा, ठीक है, आप यह पैसा रखिए और सुनार को ही पत्थर लेने दीजिए। सुनार यह पत्थर उठाकर अपने घर ले आया। बहुत से सुनारों और पत्थरों को जानकारों को यह पत्थर बेचना चाहा, लेकिन उसे निराश हुई। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अपने को सुनार कहता है और बेचने निकला है नीरा पत्थर। उस पत्थर के तो कोई 50 रुपये भी नहीं देगा। सुनार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसके दिमाग में लालच का भूत उतर गया। बैठे बैठे वह कई दिन तक मन ही मन बुदबुदाता रहा। धोबी के पत्थर ने हमें अच्छा सबक सिखा दिया। एक दिन सुनार घसिया के घर उसके अंग्रेज का पता पूछने भी गया, मगर घसिया क्या बताता। अंग्रेज का पता ठिकाना तो उसे भी पता न था। बेलोगा घोड़ा। कश्मीर के एक भाग में मन बुद्धि नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुंदर, सुशिक्षित और कुलीन था, पर बुद्धि सचमुच तेज नहीं था। शायद इसी कारण उसका नाम मंद बुद्धि था। मंद बुद्धि के पास एक काले रंग का घोड़ा था। वह इस घोड़े पर सवार होकर जंगलों में शिकार खेलने जाता, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घुड़सवारी करता और समय आने पर लड़ाइयाँ लड़ने में भी इसे घोड़े पर जाया करता था। राजा ने घोड़े की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर चाकर रखे थे। वे घोड़े को नहलाते, मालिश करते, कई नौकर उसको खाना खिलाते तो कई उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के चारे का प्रबंध करते। काला घोड़ा देखने में बहुत सुंदर, स्वस्थ, चमकदार और शक्तिशाली था। मंद बुद्धि के शासन काल में राज्य का कामकाज अधिक मंत्रीगण चलाते थे। एक बार पड़ोस के राजा हिंगुमल मंद बुद्धि के राज्य पर हमला किया। सारे राज्य में खलबली मच गई। राजा मंद बुद्धि का रक्षा मंत्री इसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने राजा से कहा, महाराज, बेटी तो राय के लिए हमें बिना किसी शर्त के राजा हिंगुमल के सामने अपने हथियार डाल दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने देश की सुरक्षा के लिए हमें हर हालत में लड़ना होगा। इसके तुरंत बाद राजा मंद बुद्धि ने अपनी सेना के बागडोर संभाली। अपने काले घोड़े पर सवार होकर उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया। दुश्मन के सैनिकों को कुचलता हुआ अपने काले घोड़े पर सवार होकर उसने अपनी सेना में नया जोश भर दिया। अपनी सेना के साथ साथ बहादुरी से लड़ते हुए राजा मंद बुद्धि के दुश्मन को वापस खदेड़ दिया। विजय का जश्न सारे राज्य में मनाया गया। मंद बुद्धि अपने रक्षा मंत्री से बहुत ही रुष्ट था। उसने रक्षा मंत्री को बुलाया और कहा, आज के देश में रक्षा मंत्रालय का सारा कामकाज मेरा काला घोड़ा ही चलाएगा। ऐसा कैसे हो सकता? रक्षा मंत्री आश्चर्य से बोला। यह सुनते ही मंद बुद्धि उस पर बरस पड़ा। कहा, क्यों नहीं हो सकता? सुनने तुमने तो मुझे हिंगुमुल के सामने बिना किसी शर्त के हथियार डालने की सलाह दी थी। तब मेरा काला घोड़ा दुश्मन से टक्कर लेने के लिए आगे बढ़ा था। पर महाराज, आपका घोड़ा बोल नहीं सकता। वह मंत्रालय की देखरेख का काम कैसे कर सकता है? वह सभासदों को कैसे संबोधित कर सकता है? रक्षा मंत्री ने राजा को समझाते हुए कहा, सब कुछ हो सकता है, मेरे पास इसकी भी समाधान है। राजा ने अपनी बात समझाते हुए कहा, महाराज के पास इस समस्या है क्या समाधान है? घोड़े को बोलना सिखा दो। मंद बुद्धि ने सुझाव पर कैसे? रक्षा मंत्री ने पूछा। इस बारे में मुझे शिक्षा मंत्री से बात करनी है। मंद बुद्धि बोला। अगले ही पल राजा को शिक्षा मंत्री टीचूमल को दरबार में बुलाया। कहा, मैंने निश्चय किया है कि काले घोड़े को अपना रक्षा मंत्री बनाऊं। इसके लिए तुम्हें उसे बोलना सिखाना होगा। पर राजन, यह कैसे होगा? घोड़ा कैसे बोलना सीखेगा? टीचूमल चकित होकर बोला, यह तो तुम्हें हर हाल में करना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें परिवार देश से निकाल कर बाहर किया जाएगा। तुम 3 दिन के अंदर अंदर मुझे अपना फैसला सुनाओ। राजा ने गुस्से से कहा। टीचूमल कुछ उत्तर नहीं बना। वह बहुत चिंतित हुआ। यही सोचता रहा, घोड़े को कैसे बुलाना सिखाऊं। इसी विचार में डूबा हुआ वह घर पहुंचा। टीचूमल की पत्नी बहुत बुद्धिमान और होशियार थी। उसने अपने पति को उदास देख बोली, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, सब ठीक है?
उठा तो है। आज महाराज ने मुझे एक बड़ी समस्या उझाल दिया है। कहते हुए टिचुमल ने पत्नी को सारी बात बता दी। पति की बात सुनकर वह बोली, बस इतनी सी बात है, तुम्हारी समस्या इतनी जटिल नहीं है जिसका कोई समाधान ही न हो। मुझे इसका हल कुछ न कुछ मिला है, कहकर उसने पत्नी को सारी बात समझा दी। 3 दिन बाद मंदबुद्धि टिचुमल को बुला भेजा। उस दिन टिचुमल बहुत खुश था। महाराज की जय हो कहकर वह दरबार में हाजिर हुआ। उसको देखकर ही राजा ने उसे पूछा, तुमने क्या सोचा? महाराज, मुझे आपके काले घोड़े को बोलना सिखाना मंजूर है, टिचुमल ने बड़े विश्वास के साथ कहा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए टिचुमल बोला, महाराज, वैसे तो यह काम अत्यंत कठिन है, लेकिन आपकी इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। हाँ, इससे बहुत पैसा और समय लगेगा। यह सोचकर घोड़ा बोलना सीख जाएगा, रक्षा मंत्री बनेगा। राजा मंदबुद्धि मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने टिचुमल को पूछा, मेरा काला घोड़ा कितनी देर में बोलना सीख सकेगा? यह कोई 5 साल में, टिचुमल के उत्तर दिया। और महाराज, इसके लिए आपको अपना काला घोड़ा मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी राज्य की होगी। मुझे यह मंजूर है, राजा बोला। सारे राज्य में यह समाचार आग की भांति फैल गया। राजा अपने काले घोड़े की रक्षा मंत्री बनाने जा रहा था। चारों ओर इस बात की चर्चा थी कि शिक्षा मंत्री टिचुमल ने राजा के काले घोड़े को बोलना सिखाने के लिए जिम्मेदारी ली है। राजा के इस फैसले से घोड़े का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गया। देखते देखते घोड़े की कीमतें आसमान छूने लगी। अब घोड़े पालने वालों की मौज हो गई। कई लोग यह सोचकर घोड़े खरीदने के लिए कल मंत्री बन गए। दिन प्रतिदिन घोड़े का सामान बढ़ता ही गया। अब तो कोई भी घोड़े को बोझा ढोने का काम न करता। घोड़े की घुड़सवारी, अंत खेलों का भाग लेने जैसे काम में छुट्टी मिल गई। राजा अपने रक्षा मंत्री को आदेश दिया कि वह सेना में भी घोड़ों को विशेष ध्यान रखे, उसका पालन पोषण करे, किसी तरह कोई कमी न आने पाए। इस आदेश के अनुसार रक्षा मंत्री सेना के घोड़ों को हटाकर गधों को लगा दिया। सारे राज्य के घोड़ों की सब मस्ती हो गई। वे अट्ठे कट्ठे और आराम पसंद करे। इस बात को सूचना पूर्वक राज्य में फैल गई। राजा हिंगोल अपने मंत्रियों को साथ बुलाए, सभी नियुक्त किया गया। राजा मंदबुद्धि पिछली हार का बदला लेने का यह सुनहरा अवसर है। राजा हिंगोल फिर एक बार मंदबुद्धि की दहाड़ बोल दिया। इस पर मंदबुद्धि के गधों को लाने वाली सेना हिंगोल के तेज घुड़सवारों के सामने नहीं टिकेगी। तो स्वयं राजा के पास उसका काला घोड़ा नहीं था। इस बार राजा की न केवल करारी हार हुई, बल्कि मंदबुद्धि अपने सैनिकों के साथ लड़ाई में मारा गया। यह एक धनकी राजा अपने सेना के कारण पूरे राज्य को नष्ट कर दिया। इसी तरह डेली एक कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।